Hello, good morning student. Now we're discussing ninth class chemistry and your today's topic is the changes that are physical as well chemical. Okay, so अब तक हमने पढ़े कुछ changes जो physical थे, कुछ changes तो chemical थे. ऐसे भी change होते हैं बेटा जिसके अंदर दोनों चीजें involve होती हैं, उसमें chemical भी कुछ हो रहा होता है change और physical भी. तो अब हम उनको पढ़ेंगे. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि characteristics of chemical change एंड द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज ये आप कर लेना खुद से, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी थी. ठीक है, तो आई होप आपने राइटिंग में ये काम कर लिया होगा. तो आफ्टर द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंज आप ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. सो फर्स्ट एग्जांपल इसके अंदर है बर्निंग ऑफ कैंडल. बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना जो है वो एक चेंज है, फिजिकल भी है केमिकल भी. कैसे? जब बेटा मोमबत्ती जलती है तो एक्चुअली में होता क्या है, जो सॉलिड वैक्स है वो हीट से, गर्मी से किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड वैक्स में. इसमें लिक्विड वैक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दूसरी चीज क्या होती है, जो लिक्विड वैक्स है हीट करने पे वो जलता है. ठीक है, टू फॉर्म CO2, H2O एंड एनर्जी. ये पूरा जो है वो प्रोसेस देखने को मिलता है जब आप एक कैंडल को जलाते हो, कि शुरू में जैसे ही जलेगा सॉलिड मोम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मोम पिघलता है गर्म होके. ठीक है, तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ कि सॉलिड स्टेट से वैक्स ने अपनी जो स्टेट है वो लिक्विड में कन्वर्ट कर ली, पर है तो वैक्स ही. ये चेंज फिजिकल है. सो दिस चेंज इज फिजिकल. ठीक है, जबकि जो लिक्विड वैक्स है अगर आप उसको फर्दर हीट करोगे, मोमबत्ती जल ही रही है तो धीरे धीरे लिक्विड वैक्स भी जलने लग जाता है और वो फाइनली CO2 वाटर और एनर्जी बाहर करेगा, लाइट और एनर्जी. ठीक है, हीट और एनर्जी आप समझ लीजिए, लाइट और हीट दोनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो मैंने एनर्जी लिख लिया. इसका मतलब धीरे धीरे आपकी मोमबत्ती कम होती है. नहीं तो अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता सिर्फ वैक्स, तो जलने के बाद आपको लिक्विड वैक्स मिलता पूरा का पूरा जितना आपने पहले सॉलिड लिया था, क्योंकि ठंडा होने के बाद तो फिर जम जाता है. पर मोमबत्ती खर्च होती है, इसका मतलब मोम जल रहा है, वो इकट्ठा नहीं हो रहा पहले जितना जितना था उतना नहीं अब. तो इसका मतलब वो कुछ रिएक्शन कर रहा है. ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है ये हो जाएगा आपका केमिकल प्रोसेस. तो बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों है, इसमें केमिकल प्रोसेस भी है और आपने फिजिकल प्रोसेस भी इसमें दिखा दिया. सेकेंड देखिए, हीटिंग ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड. ये जिंक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, जिंक का सिंबल होता है Zn. ठीक है, और ये है जिंक हाइड्रोक्साइड. ठीक है, आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले अगर आपने जिंक हाइड्रोक्साइड को हीट किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ZnO प्लस में और आपका बाहर निकल जाएगा वाटर. अब ये केमिकल चेंज है क्योंकि नई चीज बन गई. सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ नई चीज बन रही थी यहाँ पे भी नई चीज बन गई, ये केमिकल चेंज हुआ. ठीक है, पर ये जो जिंक ऑक्साइड बनी है ना बेटा, ये फिजिकल चेंज भी रखेगी. कैसा? अब ये जो मैंने साइन लगा इसका मतलब ये रिएक्शन इधर भी हो रही है और इधर भी, दोनों साइड में ये प्रोसेस हो रहा है. इनटू Zn, व्हाइट, येलो, हीट, ओके. अब ये जो तुम जिंक हाइड्रोक्साइड को गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा, टेम्परेचर हाई है, गर्म कर रहे हो, तो यहाँ जिंक जो ऑक्साइड है वो आपका येलो कलर का होगा. पर जैसे ही ये जिंक ऑक्साइड ठंडा होगा ये किस कलर का हो जाएगा बेटा, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा. तो इसका मतलब ये जो बना हुआ जिंक ऑक्साइड है ये अपने रंग बदल रहा है डिपेंडिंग अपॉन आपने इसको ठंडा ले रखा है कि गर्म. पर जिंक हाइड्रोक्साइड को हीट करके जिंक ऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करना, दैट इज अ केमिकल चेंज. पर ये चेंज कैसा है? फिजिकल. क्योंकि देखो बेटा पहले भी ये चीज जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे भी ये चीज क्या है? जिंक ऑक्साइड है. खाली यूं समझ लीजिए कि कलर चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन आपने उसको हॉट कंडीशन में लिया कि आपने उसको कोल्ड कंडीशन के अंदर लिया है. नेक्स्ट देखिए, थर्ड है हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट. इट इज NaNO3 और इसको हम बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, अगर आप सोडियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो भी आपको दोनों चेंजेस देखने को मिलेंगे. पहला चेंज क्या होगा बेटा, कि ये जो सॉलिड है
ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप गर्म करोगे सॉलिड NaNO3 को तो ये पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो इसको हीट करने पे इट विल कन्वर्ट इनटू NaNO3, बट ये लिक्विड कंडीशन में है। तो ये चेंज फिजिकल हुआ कि सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गर्म करने पे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने फर्दर इसको गर्म किया तो ये केमिकल रिएक्शन भी शो करेगा, और ज्यादा गर्म करने पे NaNO3 कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NaNO2 और प्लस O2। मतलब इससे ज्यादा गर्म करोगे लिक्विड कंडीशन में आने के बाद तो जो सोडियम नाइट्रेट है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइट, इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्राइट और प्लस ऑक्सीजन गैस। तो दिस चेंज इज अ केमिकल बिकॉज नया सब्सटेंस बन चुका है, पर यहाँ पे खाली स्टेट बदली थी, वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया था, लिक्विड में। तो ये चेंज फिजिकल है और ये चेंज क्या है आपका, केमिकल है। तो यहाँ इन 3 एग्जांपल्स में आपको दोनों चेंज देखने को मिल रहे हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। चलिए इस कैटेगरी की कुछ और एग्जांपल करते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर दिस कैटेगरी इज एग्जांपल नंबर 4, हीटिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अगर आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो भी आपको दोनों चेंजेस देखने को मिलेंगे, फिजिकल एंड केमिकल। और इस कंपाउंड को हम पढ़ चुके हैं, इट हैव द प्रॉपर्टी टू शो सब्लिमेशन। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड आपने सॉलिड स्टेट में लिया और आप उसको हीट करिए, इट विल कन्वर्ट इनटू NH4Cl गैस, क्योंकि सब्लिमेशन करता है। फर्दर अगर आप उसको हीट करोगे तो NH4Cl कन्वर्ट हो जाएगा इनटू NH3 एंड HCl। ओके, सो यहाँ पे आपके कंपाउंड ने सिर्फ सॉलिड से और गैस के अंदर अपनी स्टेट चेंज की है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। सो दिस चेंज इज फिजिकल, जबकि यहाँ पे नया सब्सटेंस बन गया बिकॉज जो अमोनियम क्लोराइड था वो टूट गया इनटू अमोनिया एंड HCl। सो दिस इज ए केमिकल चेंज। ओके, आई होप आप समझ रहे हो, नया सब्सटेंस बना है, रिवर्सिबल नहीं है, यहाँ सिर्फ स्टेट बदली है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। सो दिस इज अ केमिकल चेंज एंड दिस इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, आप समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब तक जो भी हमने पढ़ा है इसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है पढ़े हुए अभी इन टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस कैटेगरी में, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इज वॉशिंग सोडा। तो आप दे लिख लीजिए होता क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो ये तो कंपाउंड है बेटा। कॉपर सल्फेट, तो सेकंड आपका है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। तो ये भी एक कंपाउंड है। ब्रास, ब्रास एक एलॉय है। मार्बल देख लीजिए पहले आप, मार्बल, तो मार्बल क्या होता है, इट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ही मार्बल होता है, मार्बल का जो पत्थर होता है। लास्ट इसमें एग्जांपल है ब्रास। तो ब्रास कोई कंपाउंड नहीं है, ये एक अलॉय है। ब्रास किससे मिलके बनती है, फ्रॉम कॉपर एंड जिंक। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ कंपाउंड, आपका आंसर आएगा ब्रास। ये एक अलॉय है जो दो मेटल्स को आपस में मिक्स करने से मिलती है, जबकि ऊपर वाले तीनों आपके क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा नहीं है, मतलब फिजिकल चेंज कौन सा है। अगर कोई केमिकल नहीं है तो फिजिकल कौन सा है। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस तो बेटा एक केमिकल रिएक्शन है जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो इट इज अ केमिकल प्रोसेस। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास टम्बलर, किसी ग्लास के बर्तन का टब का टूटना। तो देखो ग्लास का टूटना एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि टूटने के बाद भी है तो वो ग्लास ही, खाली उसकी शेप अपीयरेंस बदल जाएगी। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर is a physical change, it is not a chemical change. Burning of wood chemical change है, और rusting of iron is also a chemical change. ठीक है, so now the question number 3, which of the following is not a metal। metal कौन नहीं है, तो कॉपर मेटल है, सिल्वर मेटल है,
लेड मेटल है, जर्मेनियम एक मेटलॉइड है, आप उसको यूं समझ लीजिए कि सेमी मेटल की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो इसमें इट इज जर्मेनियम। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। आप ये बताइए कि इनमें से होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है। हमने मिक्सचर की दो टाइप करी थी, होमो और हेट्रो, उनमें से पूछ रहा है। सबसे पहले देखो ब्रास, तो ब्रास बेटा अलॉय होती है और अलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होती है, तो पहला ही करेक्ट है आपका कि ब्रास एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडाइज्ड सॉल्ट का मतलब है नमक के अंदर आयोडीन डाली हुई है आपने, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। गन पाउडर, बारूद होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। ए सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर, अगर मैं चॉक का पाउडर बना के पानी में घोल दूं तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ब्रास, क्योंकि ब्रास जो है वो पीतल है बेटा आपके पास, तो पीतल में कहीं दिखता नहीं है ना कि कॉपर यहाँ है और जिंक यहाँ है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, what is observed when a mixture of iron filling and sulfur are heated in a hard glass boiling tube। कहता है कि अगर आपके पास आयरन का पाउडर है और आपके पास सल्फर का पाउडर है और आपने दोनों को एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया, मतलब एक ऐसी ट्यूब कांच की जिसमें आप चीज बॉईल कर सकते हो, वो टूटेगी नहीं, आपने इन दोनों को साथ लेके गर्म किया, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया, तो क्या होगा, तो बेटा कंपाउंड बनेगा। आयरन रिएक्ट विद सल्फर टू फॉर्म ए कंपाउंड दैट इज FeS, इसको हम बोलेंगे आयरन सल्फाइड, इट इज नोन एज आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एक कंपाउंड बना लेंगे। नेक्स्ट है, गिव 2 पॉइंट इन एविडेंस टू शो दैट NaCl इज अ कंपाउंड। आप इस बात को प्रूव करिए कि इन्हीं 2 पॉइंट के थ्रू कि NaCl एक कंपाउंड है। तो आपको करना क्या है, आप 2-4 अलग अलग सैंपल ले लीजिए, एक बच्चा एक दुकान से नमक ले आया, एक बच्चा अपने घर से ले आया, एक बच्चा कहीं और से, और 4-5 अलग अलग नमक के सैंपल लेके आप इसको मेल्ट करिए। ठीक है, तो नमक का जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज 1093 केल्विन। ठीक है, नमक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1093 केल्विन है। अगर आपने अलग अलग सैंपल नमक के लिए और वो सभी नमक प्योर हैं, आपने इम्प्योरिटी नहीं है उनमें, तो वो सब 1093 केल्विन के ऊपर क्या करेंगे बेटा, हमेशा मेल्ट करेंगे। तो कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, तो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड, NaCl के अंदर जो मास का रेशो है वो फिक्स रहेगा। सोडियम और क्लोरीन के जो मास का रेशो है दैट इज ऑलवेज बी फिक्स। ये नहीं है कि एक बच्चा नमक लेके आया तो उसका फॉर्मूला कैल्शियम CaCl2 हो गया, एक बच्चा नमक लेके आ रहा है तो वो MgCl2 है, नहीं। इफ इट इज कॉमन सॉल्ट दैट इज NaCl, तो ये हमेशा सोडियम और क्लोरीन से ही बना होगा, और इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा। ओके, मास की चेक करें तो सोडियम का होता है 23 ग्राम पर मोल और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम पर मोल। तो आपको इनके वजन का रेशो हमेशा यही मिलेगा, 23:35.5। ठीक है, तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हो दैट NaCl इज अ कंपाउंड एंड इज नॉट अ मिक्सचर बिकॉज इट हैव डेफिनेट कंपोजिशन। ये हमेशा सिर्फ सोडियम और क्लोरीन का बना होगा जिनके मास का रेशो फिक्स होगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, now the next question is question number 7 and 7 it is, explain why solution of salt in water is a mixture and not a compound। ये क्या कहता है कि अगर आपने सॉल्ट को पानी में घोला है तो ये एक मिक्सचर बनाएगा और ये कंपाउंड नहीं है। बताइए, इसका एक्सप्लेन कीजिए, इसको इसका एविडेंस दीजिए। तो आपको क्या करना है, आप जैसे 4 बच्चे ले लीजिए और नमक को पानी में डिजोल्व किया, सब अपना अपना अमाउंट कर रहे हैं, कोई 1 चम्मच एक गिलास में डिजोल्व कर रहा है, कोई 2 चम्मच, कोई 3 चम्मच, आपने बना लिए सॉल्यूशन। और अब उन सॉल्यूशंस को आप बॉईल करके देखिए, बिकॉज लिक्विड कंडीशन में है ना, तो आप बॉईल करिए, तो हर बच्चे का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, जब तुमने नमक को पानी में घोला, कोई बच्चा कितना नमक डालेगा पानी में, कोई कितना डालेगा, जब आप उन हर सॉल्यूशन को आप बॉईल करेंगे तो सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आएगा, मतलब उस सॉल्यूशन का कोई फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब फिक्स बॉइलिंग पॉइंट किनका नहीं होता, मिक्सचर का नहीं होता, बिकॉज कंपाउंड्स का तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। ठीक है, दूसरी बात, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उससे वो जिससे मिलके बना है
उन एलिमेंट्स जैसी नहीं होती। ठीक है, आपने कंपाउंड बना लिया, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो जिन एलिमेंट से मिलके वो बनता है उस जैसी नहीं होती। जैसे भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हमने वाटर बनाया, वाटर आग बुझाता है, ऑक्सीजन आग को भड़काती है, हाइड्रोजन खुद जलता है। तो देखो बनने वाले कंपाउंड की प्रॉपर्टी अलग होती हैं जिससे मिलके वो बना है। ठीक है, पर नमक और पानी को मिला के जो तुम सॉल्यूशन बनाओगे उसकी प्रॉपर्टी तो है नमक जैसी। नमक खारा होता है, उसका सॉल्यूशन भी खारा होगा, तो मतलब प्रॉपर्टीज अलग नहीं हुई। तो ये दो बातें इस बात को प्रूव करती हैं कि पानी और नमक का सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, कोई कंपाउंड नहीं है। क्योंकि ना तो नमक ने अपना गुण खोया पानी में आने के बाद, दूसरा उसका कोई फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th का ए पार्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज बट बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। कह रहा है कि अगर मैं चीनी को, शुगर को पानी में डिसॉल्व करूं तो ये एक फिजिकल चेंज है, जबकि बर्निंग ऑफ वुड या बर्निंग ऑफ पेपर एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जब तुम चीनी को पानी में घोलते हो तो चीनी खाली डिसॉल्व होती है पानी में, कोई रिएक्शन नहीं करती, कोई नई चीज नहीं बनती। चीनी पहले भी मीठी है, पानी में डालने के बाद भी उसकी जो मिठास है वो बरकरार है, मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं खोया। ठीक है, तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ, इसमें कोई नई चीज बनी ही नहीं। ठीक है, आप चाहो तो पानी और चीनी को अलग अलग भी कर सकते हो बाद में। बर्निंग ऑफ पेपर, जब हम किसी कागज को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लाइट निकलेगी, थोड़ी हीट निकलेगी, राख बन जाएगी CO2 H2O। ठीक है, तो ये एक केमिकल चेंज है, जबकि ये आपका क्या है, एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन इज अ फिजिकल चेंज बट रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। अब ये क्या कहता है इसके बी पार्ट में कि अगर आप मैग्नेट के पास लेके आओगे आयरन को तो ये एक फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आयरन मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगा अट्रैक्शन फील करेगा, जैसे दूर ले जाओगे पहले जैसे हो जाएंगे। कोई नई चीज तो नहीं बनती कि जो लोहे की चीज आपने मैग्नेट की तरफ लेके गए वो कुछ और हो गया, फिजिकल चेंज है। बट अगर आप रस्ट की बात करो, रस्टिंग वाले प्रोसेस की, लोहे को जंग लगना, तो उसमें आयरन किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3.XH2, जो कि आपके जंग का फॉर्मूला है। तो देखो नई चीज बन गई लोहे से और एक कंपाउंड बन गया लोहे का। तो ये आपका चेंज कैसा है, केमिकल। ऊपर से आप इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते हो, एक बार लोहे को जंग लग गया तो आप पीछे उसको नहीं ले जा सकते हो कि पहले जैसा लोहा अपने आप नहीं बनेगा। ठीक, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, गिव रीजन वाई, आप कारण बताइए। कॉपर मेटल इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। ओके, आप कॉपर मेटल के तार बनाते हो, आपने कई बार देखा भी होगा, जो मोटर होती है हमारी सबमर्सिबल मोटर्स हैं, कूलर की मोटर है, उसके अंदर कभी आपने खराब हुई हो तो आपने देखा हो उसमें कॉपर की तार की बहुत बारीक बारीक कॉइल्स बना के डाली जाती हैं। तो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में या फिर तार खोल के देख लीजिए, आप हमारे घर में जो वायर यूज करते हैं उसको अगर आप अच्छे से उसकी इंसुलेशन हटा के देखोगे तो नीचे से कॉपर का वायर निकलेगा रेडिश कलर का। कहता है कि कॉपर के तार क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बिका बेटा बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप रबर के तार नहीं बना सकते, वो तो हम तार के ऊपर इंसुलेटर लगाते हैं ताकि हमें करंट ना लगे, इंसुलेशन चढ़ाते हैं रबड़ का। तो हम ऐसी चीज के बना ही नहीं सकते तार जिसमें से बिजली कंडक्ट ना हो रही हो, बिजली पास हो सकती हो तभी तो उसके तार बनाएंगे ना। तो हम एल्यूमिनियम के, कॉपर के, बाकी किसी मेटल के, एल्यूमिनियम के या कॉपर के बना लिए, बाकी और भी मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनके बना सकते हैं जिनमें से बिजली पास हो, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बी पोर्शन में पूछ रहा है, ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन अ ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है, तुमने पहले देखा होगा, आजकल तो थोड़े कम यूज करते हैं, टॉर्च में जो मोटे सेल डलते थे रेडियो में, ठीक है, या आजकल गीजर में जो मोटे सेल डलते हैं वो ड्राई सेल है आपका। और आपने कभी उसको तोड़ के देखा हो तो उसके अंदर एक ब्लैक कलर की रॉड निकलती है बीच में से, बीचों बीच। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर की रॉड है ना, ये ग्रेफाइट की बनी होती है, जबकि ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है। ग्रेफाइट कुछ नहीं, कार्बन होता है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बट ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, उसका कारण है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, जिस वजह से वो बिजली कंडक्ट कर लेता है। ठीक है,
किसी भी सॉलिड चीज के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कारण होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना, और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर ग्रेफाइट जो कार्बन की ही एक फॉर्म है वो बिजली कंडक्ट कर सकता है तो हम क्या करते हैं, उसको ड्राई सेल के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि सेल में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसके थ्रू हो सकती है, दैट्स वाई हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं। जरूरी नहीं कि ग्रेफाइट के बाकी भी बहुत सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड बनते हैं, पर इलेक्ट्रोड्स उन्हीं के बनेंगे जिसमें से बिजली पास हो। ओके, नाउ द 10th क्वेश्चन is list the main point of difference between homogeneous and heterogeneous mixture। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर कंपोजिशन सेम रहती है, आपको 2 लेयर या 2 से ज्यादा लेयर्स अलग अलग नहीं नजर आती। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं रहती, आपको डिफरेंट टाइप्स की फेस देखने को मिल सकती हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे नमक और पानी, चीनी और पानी, ठीक है। हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे रेत और नमक, चीनी और नमक, चौक और पानी, पेट्रोल और डीजल, कैरोसिन ऑयल और आप पानी ले लिया आपने, ठीक है, सॉरी पेट्रोल डीजल नहीं, कैरोसिन ऑयल एंड वाटर, पेट्रोल एंड वाटर। तो ये आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है, आप कर लेंगे। 11th, स्टेट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल। अब आपको करना क्या है, मेटल को नॉन मेटल से डिफ्रेंशिएट करना है किसी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। तो मेटल्स जो है बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते हैं। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जनरली हार्ड है जबकि नॉन मेटल्स का कम होता है। मेटल्स के अंदर लश्चर होती है, चमक होती है, नॉन मेटल्स के अंदर लश्चर नहीं होती है, ठीक है। मेटल्स हीट के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स हीट के उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते। तो आप कोई भी 2 या 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, हाउ वुड यू कंफर्म दैट ए कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आपको एक कलरलेस लिक्विड दे दिया, अब जरूरी नहीं है बेटा जो भी लिक्विड पानी जैसा दिखता है वो पानी है, क्योंकि बहुत सारे लिक्विड कलरलेस होते हैं बिल्कुल पानी की तरह। NaOH का सॉल्यूशन कलरलेस होगा, ऑक्जेलिक एसिड कलरलेस, एसिटिक एसिड कलरलेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सब कलरलेस। तो अगर आपको लिक्विड दे दिया जाए बीकर में और आपसे कहा जाए बेटा कंफर्म करो क्या ये वाटर है, तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि वो प्योर वाटर है। अगर आपका पानी प्योर है तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इफ वाटर इज प्योर, अगर तुम्हारा डाटा इससे जरा सा भी ऊपर नीचे होता है तो मतलब पानी प्योर नहीं है। तो अगर आपको पानी की प्योरिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट चेक करना पड़ेगा। अगर वो पानी 0 डिग्री पे फ्रीज हुआ, ठीक है, या उसकी जो आपने बर्फ जमाई और बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हुई और वो जो बॉयल हुआ वो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल हुआ, तो इसका मतलब आपका जो पानी है वो प्योर है। अगर ऊपर नीचे है टेम्परेचर ये, तो उसका मतलब वो इम्प्योर है, ठीक है। नेक्स्ट है 13th क्वेश्चन। ओके, 13th इज गिव द मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आपकी बुक में डायरेक्ट टेबल दे रखी है। अगर आपने पहले से ही टेबल बना रखी है तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने डायरेक्ट जैसे टेबल बना रखी होगी तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या क्या फर्क होते हैं। कंपाउंड्स जो है उसका फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, मिक्सचर्स का नहीं है। कंपाउंड जो है वो जब बनते हैं तो अपने एलिमेंट से प्रॉपर्टीज उनकी अलग हो जाती है कंपाउंड की, मिक्सचर अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करके रखते हैं। कंपाउंड को बनाने के लिए केमिकल मेथड की जरूरत होती है जबकि मिक्सचर्स को बनाने के लिए आपको फिजिकल मेथड की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर एक कंपाउंड बन गया तो उस बने हुए कंपाउंड को तोड़ने के लिए भी आपको केमिकल मेथड करने पड़ते हैं, जबकि मिक्सचर अगर बन गया तो और उसको सेपरेट करने के लिए भी आप फिजिकल मेथड का जो है वो सहारा ले सकते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 is iron powder and sulfur were mixed together and divided into 2 parts A and B। हमने क्या किया, आयरन को और सल्फर को मिक्स किया और इसके 2 हिस्से बना लिए, A और B अलग अलग, ठीक है। When part A was heated strongly over a burner, जब हमने A को बहुत ही strongly हीट किया on the burner, now
लास्ट क्वेश्चन इज, आपके पास आयरन और सल्फर का पाउडर है और आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, ए और बी में, ठीक है। मान लीजिए 10 ग्राम बना, 5-5 ग्राम आपने दो हिस्सों में बांट लिया। व्हेन ए पार्ट हीटेड स्ट्रांगली ओवर ए बर्नर देन ए सब्सटेंस सी वाज फॉर्म। हमने ए को हीट किया स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा, और सी बना। तो ये मैंने अभी चीज आपको करवाई कि अगर आयरन और सल्फर को स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वो दोनों मिलके बना लेंगे आयरन की सल्फाइड FeS, ये आपका सी है। द पार्ट बी वॉज हाउएवर नॉट हीटेड एट ऑल, जबकि बी को आपने हीट नहीं किया, ऐसे कैसा रखा, इसमें आयरन और सल्फर बस मिक्स है। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड टू सब्सटेंस सी, अगर सी जो कि मेरा FeS है, इसमें मैंने डाइल्यूट HCl डाला, देन द गैस D वाज इवॉल्व, तो इसमें एक गैस है D कोई गैस है जो इवॉल्व होती है, ठीक है। एंड when dilute hydrochloric acid was added to part B then gas E was evolved, और अगर मैं इसके अंदर डाइल्यूट HCl डालूं तो एक दूसरी गैस इवॉल्व होती है, दैट इज E। तो इसमें एक गैस इवॉल्व होती है, दैट इज E, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेटा आप ये जो C D E है इनको आप आइडेंटिफाई करिए, तो करेंगे क्या बेटा, इनमें देखो A जो है वो भी Fe+S है और B भी Fe+S है। जब तुमने इसको हीट किया तो ये दोनों बन गए आयरन सल्फाइड, ओके। अब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ। तो जब तुम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, इट विल बी लाइक FeCl2 प्लस में आपकी गैस बाहर निकल जाएगी, दैट इज H2S। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन सल्फाइड, आपकी गैस बाहर निकल जाएगी। तो D इज H2S गैस। अगर आप B को, दैट इज आयरन प्लस सल्फर, इसके डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो सल्फर एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते, मेटल करते हैं। तो इसमें से B में से खाली आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सल्फर तो ऐसे कैसा रहेगा, वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसमें से खाली आयरन रिएक्शन करेगा डाइल्यूट HCl के साथ। क्यों, क्योंकि वो क्या है बेटा, एक मेटल है और मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ये बना लेगा आयरन क्लोराइड और प्लस यहाँ जो गैस बाहर निकलेगी दैट इज हाइड्रोजन। तो E आपका हाइड्रोजन गैस है, जबकि D आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, C तुम्हारा आयरन सल्फाइड है, दैट इज FeS, ओके। चलो अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज B सब्सटेंस कैसा है, तो B बेटा एक मिक्सचर और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने आयरन और सल्फर को मिक्स किया, सो इट इज अ मिक्सचर, सिंपल। व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस इज C, तो C एक कंपाउंड है, C इज अ कंपाउंड। नेक्स्ट है, नेम द गैस D एंड E, तो D है आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और E है दैट इज हाइड्रोजन गैस। स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस D, D की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताइए कोई, तो आप इसमें लिख सकते हो, इट स्मेल्स लाइक रोटन एग, इसमें सड़े हुए अंडे जैसी बदबू जो है वो आती है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि इसकी स्मेल बड़ी यूनिक होती है, जैसे अंडे के सड़ने के बाद उसमें स्मेल आती है वैसी स्मेल इसमें आती है। राइट वन टेस्ट टू आइडेंटिफाई गैस E, ये जो E गैस आपके पास निकली है दैट इज हाइड्रोजन गैस, इसका कोई एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट बताइए कि आप कैसे पता कर सकते हो दिस गैस इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने का बेटा एक टेस्ट होता है कि कोई भी जलती हुई चीज, जैसे आपने एक जलती हुई मोमबत्ती आप इस गैस के पास लेके गए, रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकली और आप हाइड्रोजन गैस के पास जहां से निकल रहे हैं वहां पे एक जलती हुई मोमबत्ती लेके गए, तो वो मोमबत्ती पॉप साउंड के साथ जलेगी, उसमें एक पॉप साउंड आएगी, मतलब चटाके की आवाज आएगी और फिर वो जलती रहती है। तो पॉप साउंड के साथ किसी चीज का जलना इज द कंफर्मेशन फॉर हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की कंफर्मेशन होती है वो कि हाँ अगर पॉप साउंड के साथ कोई चीज जली है तो वो गैस क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। आपको करना क्या है, ये क्या कहता है कि मैंने आयरन और सल्फर को मिक्स किया, मिक्सचर बना लिया, उसके दो हिस्से कर दिए ए और बी, दोनों में यहाँ पे भी Fe+S है, यहाँ पे भी Fe+S है। ए को मैंने स्ट्रांगली हीट किया, ठीक है, तो हीट करेंगे तो आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, ठीक है। ये हमको C बताया गया है कि C बना लेता है।
अब क्या कहता है, इस C को अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ तो एक गैस बाहर निकलती है D। तो मैंने आपको रिएक्शन करके दिखा दी कि अगर आयरन डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो आयरन क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर निकलेगी। ये जो गैस है इसको हमने डी नाम दे दिया कि डी गैस बाहर निकलेगी। अब क्या कहता है कि अगर बी वाला जो हिस्सा है आपके मिक्सचर का उसको मैं डाइल्यूट HCl दूं तो एक गैस बाहर निकलती है ई। अब बी जो है ना बेटा, एक्चुअली में इसमें दोनों चीजें अवेलेबल है Fe एंड S, पर सल्फर रिएक्शन करता नहीं है डाइल्यूट HCl के साथ क्योंकि वो नॉन मेटल है, तो रिएक्शन तो खाली आयरन करेगा। आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म FeCl2 एंड हाइड्रोजन, और ये जो गैस बाहर निकलेगी ये हाइड्रोजन है। हमसे दोनों जगह गैस पूछी गई है, इसको डी नाम दिया और इसको ई नाम दिया, ठीक है। अब बाप आपसे यही पूछ रहा है कि बेटा इसके बारे में कोई कैरेक्टरिस्टिक बात बताओ, जैसे इसमें सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है, इस गैस को कैसे कंफर्म करोगे कि ये हाइड्रोजन है। तो कोई जलती हुई चीज अगर पॉप साउंड के साथ जले तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो अभी हमने लास्ट टॉपिक जो कंप्लीट किया वो ये था कि कुछ चेंजेस में फिजिकल और केमिकल दोनों ही हो रहे हैं, वो कर लेना आप कॉपी में। 4 एग्जाम्पल उसके किए थे हमने, और अभी मैंने आपको 14 प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे समझा दिए हैं, तो ये भी आप अपने फेयर कॉपी के अंदर कर लेना। अगली बार से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके चलिए, और आज तो आपका है वेडनेसडे, कल आप नोटबुक सेंड कर दीजिएगा अपनी। तो आज जिस बच्चे का काम पूरा नहीं है वो काम पूरा कर लेना, मैं ग्रुप में भी मैसेज डाल दूंगी। और आप अपनी नोटबुक के जो लास्ट 10 पेज हैं उनकी फोटो सेंड कर देना नोटबुक में, या फिर बाद में मैसेज के थ्रू अपना नाम, अपना फादर्स नेम और अपने विलेज का जो नाम है वो जरूर सेंड करना, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 10 पेजेस की फोटोज भेज देना। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, इट्स बेटर फॉर यू एंड ऑल्सो फॉर मी, बिकॉज कई बार मैं वीडियोस अपलोड करना नहीं ध्यान रहता, मेरे से स्किप हो जाती हैं, या फिर मुझे लगता है मैंने लिंक शेयर कर दिया और वो सेंड नहीं हो पाती, ए में हो जाती है, बी सेक्शन में नहीं जाती, और डिले भी हो जाता है, कई बार नेटवर्क इश्यूज होते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको जल्दी ही पता चल जाता है कि वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आपको 9th क्लास की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके 9th क्लास की खोल लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी अब तक जो भी अपलोड हुई हैं। तो अगर आपका पीछे का कोई काम पेंडिंग है तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको पूरी वीडियोस में 9th की सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको लगातार मिलेगी, टॉपिक का नाम ऊपर लिखा होता है, सो आप आराम से कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको सुबह तक का वेट ना करना पड़े कि मैं कब लिंक शेयर करूँ और कब आप काम करें। तो आप जब भी आपको वीडियो मिले तभी आप उसको कर लें। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।